नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं और मतों की गणना जो है वो होने वाली है। आप लोग देख रहे होंगे कई सारे एग्जिट पोल्स जो हैं वो आ चुके हैं और उन एग्जिट पोल्स के आधार पर कई सारे निर्णय जो हैं वो लिए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा प्रश्न उठता है कि अगर ऐसा हो कि किसी भी पार्टी या गठबंधन को बहुमत प्राप्त नहीं हो, उस कंडीशन में राज्यपाल आखिर क्या करेगा। तो एक ऐसे तथ्य पर हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं कि जहां पर त्रिशंकु विधानसभा और राज्यपाल की शक्तियों इसके बीच में क्या निर्धारण है और हमारा संविधान आखिर उस समय राज्यपाल की शक्तियों को लेकर क्या बात करता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के विषय में बात करेंगे और जानेंगे राज्यपाल की उन शक्तियों के बारे में जो राज्यपाल को संविधान त्रिशंकु विधानसभा होने पर देता है। चलिए अपने इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो फिर नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं त्रिशंकु विधानसभा। अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत में जब से चुनाव हो रहे हैं, अर्थात मैं बात कर रहा हूँ 1952 से, तो 1952 से लेके 1967 तक होने वाले सारे चुनाव, मतलब 52, उसके बाद 57, 62 और 67, यहां तक के जो चुनाव हो रहे थे उस समय क्या होता था कि राज्य और केंद्र दोनों के चुनाव जो हैं वो एक साथ हुआ करते थे। लेकिन 1967 में परिस्थितियां जो हैं वो बदलना शुरू हुई, क्योंकि कांग्रेस जो कि उस समय भारत की सबसे बड़ी पार्टी थी और राज्य और केंद्र में उसकी सत्ता लगातार आ रही थी। लेकिन 1967 में ऐसा होता है कि कई ऐसे राज्य होते हैं जहां पर कांग्रेस जो है वो सत्ता में नहीं आ पाती, वहां पर कई अन्य पार्टियां जो हैं वो चुनाव को जीत जाती हैं। उस कंडीशन में त्रिशंकु विधानसभा का एक दौर शुरू हुआ, क्योंकि कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला नहीं और जो छोटी पार्टियां थीं उनको भी अलग अलग खंडी जनादेश जो है वो मिलना शुरू हो गया। उस कंडीशन में समस्या उत्पन्न हुई कि आखिर सरकार बने तो बने कैसे। तब राज्यपाल की भूमिका, जो कि उसके पहले एक तरीके से ये थे कि कांग्रेस समर्थन या कहिए कि कांग्रेस जो है वो बहुमत जुटा लिया करती थी तो वो सरकार बना लेती थी। लेकिन जब कांग्रेस को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ तब राज्यपाल के पाले में यह गेंद पहुंची और राज्यपाल को निर्धारण करना पड़ा कि आखिर यहाँ पर जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है कि किसी भी पार्टी के पास बहुमत नहीं है, तब सरकार कौन बनाएगा। सबसे पहली बात जो मैं दो चीज़ें आपको बता दूं वो है आर्टिकल 153, आर्टिकल 155, आर्टिकल 163 और आर्टिकल 164। इन 4 आर्टिकल के विषय में आपको जानना बहुत जरूरी है। देखिए, अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, बस ये कह के वो रुक जाता है। 155 कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, फिर यहां पर ये आर्टिकल जो है चुप हो जाता है। 163 कहता है कि राज्यपाल को परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा और उसके बाद यह कहता है कि राज्यपाल अगर यह देखता है कि वह जो मंत्रिपरिषद बात कह रहा है उसकी वो बात तो मानेगा, लेकिन कई ऐसी डिस्क्रिशनरी पावर होती हैं जिसको लेकर वह मंत्रिपरिषद की सलाह को नकार भी सकता है और यह उसका डिस्क्रिशनरी पावर, विशेषाधिकार उसके द्वारा निहित है और उसमें क्या क्या चीजें आएंगी यह राज्यपाल स्वयं निर्धारित करेगा। और यहां पर यह बात यह है कि अगर राज्यपाल अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करता है तो उसके इस विशेषाधिकार के दौरान लिए गए निर्णय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यह कहता है 163। अब आते हैं 164। इसमें लिखा हुआ है कि राज्यपाल जो है वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति वह कैसे करेगा यह आर्टिकल नहीं समझा पाता। तो 67 के दौरान जब खंडी जनादेश आया, अलग अलग सरकारें अलग अलग पार्टियां जो हैं वो एक साथ मिलकर सरकार बनाना शुरू करी, तब राज्यपाल की भूमिका थोड़ी सी संदिग्ध वहां पर होने लगी। हुआ ये कि दल बदल बहुत ज्यादा प्रारंभ हो चुका था। कोई इस पार्टी को छोड़कर उस पार्टी में जाता था, कोई उस पार्टी को छोड़कर इस पार्टी में जाता था। कोई भी विचारधारा जैसी बात जो है वो उस समय देखने को नहीं मिला करती थी। तो यहां पर समस्या ये आई कि राज्यपाल की भूमिका जो है वो संदिग्ध होती चली गई और राज्यों में सरकार को गिराना और नई सरकार बनाने का जो चलन है वह उस दौर में शुरू हो गया।
एक तरह से कह सकते हैं कि जो ये दौर इसके बाद शुरू हुआ, इसे हम राजनीतिक प्रदूषण भी कह सकते हैं। और वैसे अगर आप ये देखेंगे तो राजनीतिक प्रदूषण आज के दौर में भी उसी तरीके का है, कोई खास अंतर हम लोग को देखने को आज नहीं मिलता। राजनीतिक प्रदूषण तो उसी तरीके से चल रहा है हमारी सोसाइटी में। तो यहां पर बात यह हुई कि आखिर राज्यपाल अब करे तो करे क्या। तो फिर एक दौर आया जहां पर कई सारे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय भी आए और उन्होंने भी राज्यपाल की शक्ति को, अर्थात राज्यपाल किस तरीके से सरकार बनाने में सहयोग कर सकता है, उसमें कुछ बातें कही। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बात हमारे सामने निकल कर आई हंग असेंबली अर्थात त्रिशंकु विधानसभा को लेकर, वह थी सरकरिया कमेटी। सरकरिया कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट पब्लिश करी, उस रिपोर्ट में उसने राज्यपाल किसी राज्य में त्रिशंकु विधानसभा होने पर किस तरीके से दलों को सरकार बनाने के लिए निमंत्रण देगा, इसके विषय में 5 बातें कही। और ये 5 बातें आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट ने भी सही मानी और कहा कि हां, यही क्रम होना चाहिए जिस क्रम में सरकार बनाने का जो तरीका है वह राज्यपाल जो है वो शुरू करे। ऐसा नहीं कि राज्यपाल के मन में जो आ रहा है वह राज्यपाल करता चला जा रहा है। तो अब हम लोग जानते हैं आखिर सरकरिया कमेटी के वह कौन 5 प्रमुख बिंदु हैं जिन पर राज्यपाल किसी सरकार की नियुक्ति राज्य में करता है। तो सबसे जो पहला बिंदु यहां पर आता है कि राज्यपाल आखिर आमंत्रित किसे करेगा सबसे पहले। तो सरकरिया कमेटी के आयोग की जो रिपोर्ट थी उसके आधार पर जो हमारा पहला पॉइंट निकल कर आता है वह यह निकल कर आता है कि जो सबसे बड़ा दल जिसे बहुमत प्राप्त होगा उसको राज्यपाल जो है वो सरकार बनाने को बुलाएगा। मान लेते हैं यह पूरा नहीं होता, तब राज्यपाल क्या करेगा? तब सरकरिया कमेटी दूसरी बार बोलती है कि चुनाव पूर्व गठबंधन है उसे, तब राज्यपाल क्या करेगा? कॉल करेगा कि हां, आप लोग चुनाव पूर्ण गठबंधन आप लोग बनाए हुए थे और इस समय आपके पास ही सबसे ज़्यादा सीट जो है वो है, तो चलिए आइए अब आप सरकार बनाइए। मान लेते हैं यह भी पूरा नहीं होता, तब क्या किया जाएगा? उस समय जो सबसे बड़ा दल होगा, अब किसे बुलाएगा? सबसे बड़े दल को। देखिए यहां पर तो बहुमत प्राप्त था, तो यहां तो कोई टेंशन की बात नहीं थी। लेकिन अगर गठबंधन भी सरकार नहीं बना पाता है तब किसे बुलाया जाएगा? सबसे बड़ा दल। जो सबसे बड़ा दल होगा उसको बुलाया जाएगा। अगर वो सरकार नहीं बना पाया तब क्या किया जाएगा? तो उसके बाद चौथा केस जो है वो है अगर कोई पार्टी मिलकर 2-3 पार्टियां जो हैं वो चुनाव पश्चात गठबंधन जो है वह बना ले। तो अगर ये तीनों पूरा नहीं हुआ तो जो चुनाव पश्चात गठबंधन बनेगा उसको बुलाया जाएगा। किसके लिए? सरकार बनाने के लिए। जैसे महाराष्ट्र में हुआ था और कर्नाटक में हुआ था। महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ये चुनाव पश्चात गठबंधन थे। अगर हम चलें कर्नाटक तो वहां पर जनता दल सेकुलर और आपकी कांग्रेस जो है उसने चुनाव पश्चात गठबंधन किया था, तो सरकार बन गई थी। तो ये यहां पर हो जाएगा। उसके बाद जो अगला 5वां पॉइंट जो हमारे पास आता है कि अगर ये चारों जो है वो पूरे नहीं हो पाए तब क्या किया जाएगा? तो ये कहा जाएगा कि चुनाव पश्चात गठबंधन तो आप बना लीजिए, ठीक है। अगर इस गठबंधन को भी बहुमत नहीं मिल रहा है तो वह कोशिश करे कि बाहर से समर्थन जुटाए। बाहर से समर्थन जुटाने का मतलब क्या हुआ? ऐसी पार्टियां जो सरकार में तो शामिल नहीं हो रही हैं लेकिन वह फ्लोर पे जब बहुमत परीक्षण चल रहा होगा उस समय इस गठबंधन को अपना सहयोग प्रदान करके वह वहां पर सरकार बनाते।
जैसे कि कई बार ऐसी पार्टियां हुई हैं जो बाहर से समर्थन देती रही हैं, जैसे मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने कांग्रेस को बाहर से समर्थन दिया था। तो इस तरीके से सरकरिया कमेटी ने कहा कि ये सारे जो प्रक्रिया हैं उनको अपनाना चाहिए और इन प्रक्रियाओं के आधार पर ही हम यह कह सकते हैं कि एक राज्य में सरकार जो है वह नियुक्त की जाएगी राज्यपाल के माध्यम से। तो राज्यपाल को ये सारी शक्तियां दी गई हैं। अब यह बात हुआ कि आखिर बहुमत साबित करने के लिए राज्यपाल गठबंधन या दल को कितना दिन का समय देगा। तो यहां पर देखा गया है कि सरकरिया कमेटी ने कहा है कि 30 दिन का आपको समय देना चाहिए किसी भी दल या गठबंधन को बहुमत साबित करने के लिए। कर्नाटक में 15 दिन दिया गया था, लेकिन बाद में कोर्ट ने उसको बढ़ाकर 48 दिन कर दिया था। तो ये प्रक्रिया है जिसको हम लोग देखते हैं सामान्यतया अपनाती है सरकार, आपकी जो राज्यपाल हैं वो सामान्यतया इसको अपनाते रहते हैं। तो बिहार इलेक्शन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अगर वो चीज़ें होती हैं तो उस कंडीशन में क्या क्या संभावनाएं व्यक्त हो रही हैं, आइए उसके विषय में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो दो दल यहाँ पर सामने सामने लड़ाई कर रहे हैं, जिसमें एक महागठबंधन है और एक एनडीए है। तो महागठबंधन और एनडीए में देख लेते हैं कि अगर लेटर सपोज ऐसा होता है कि एनडीए उसको भी 100 सीट मिल जाती है और महागठबंधन जो है उसको 110 सीट मिल जाती है। अब यहाँ पर दोनों के पास बहुमत नहीं है क्योंकि 122 चाहिए सरकार बनाने के लिए। तो उस कंडीशन में राज्यपाल आखिर करेगा क्या? राज्यपाल ये देखेगा कि इन दोनों में से किसके पास संभावना ज़्यादा है राज्य में सरकार बनाने के लिए। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले कॉल कर लेगा महागठबंधन को, इसको समय देगा कि आप 12 सीट जोड़ लीजिए। अगर वह 12 सीट जोड़ लेते हैं तब सरकार बना लेंगे, लेकिन अगर ये नहीं जोड़ पाते तब क्या होगा? अगर ये नहीं जोड़ पाते हैं उसके बाद दूसरे गठबंधन को मौका दे देगा कि चलिए अब आप ट्राई कर लीजिए। अगर आप बना लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बना पाते हैं तो मामला खत्म। फिर किसको करेगा? जो सबसे बड़ा दल होगा उस दल को कॉल करेगा। देखिए यहां पर तो आरजेडी है, लेकिन हम ये जान रहे हैं कि आरजेडी के साथ प्रॉब्लम्स हो सकती है। कि एक संभावना लेके चलते हैं आरजेडी और बीजेपी की। देखिए आरजेडी और बीजेपी के बीच में एक पार्टी पड़ रही है, एलजेपी, लोजपा, चिराग पासवान की। मान लेते हैं कि आरजेडी को 90 सीटें मिल रही हैं, बीजेपी को मान लेते हैं 85 सीटें मिल रही हैं और एलजेपी को मान लेते हैं 30 सीटें मिल रही हैं। और कुछ छोटी पार्टियां हैं, मान लीजिए जो निर्दलीय हैं उनको यहां पर 5 सीटें मिल रही हैं। उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि आरजेडी सबसे बड़ा दल बनेगा 90 सीट के साथ, तो उसको कॉल किया जाएगा। अगर वो एलजेपी के साथ मिलकर सरकार बना लेता है मामला सेट हो जाएगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि एलजेपी के साथ सरकार नहीं बना पाता, तब राज्यपाल किसको कॉल करेगा? तो राज्यपाल बीजेपी कहे कि अब आप कॉल करिए। तो ये इनके साथ और इनके साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। तो ये कुछ संभावनाएं हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि त्रिशंकु विधानसभा होने पर बिहार की स्थिति आखिर क्या बन सकती है। तो यहां पर राज्यपाल सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बन जाता है और राज्यपाल ही निर्धारित करेगा कि आखिर हंग असेंबली होने पर किस पार्टी की सरकार या किस गठबंधन की सरकार जो है वो बिहार में देखने को मिलेगी। लेकिन अगर पूर्ण बहुमत आता है, मान लेते हैं इनको 130 आ जाता है और इनको मान लेते हैं बाद में 130, इन दोनों में से अगर किसी को भी पूर्ण बहुमत आ गया, आइदर चाहे इनको आ जाए चाहे इनको आ जाए, उस कंडीशन में राज्यपाल की शक्ति जो है वो सीमित हो जाती है, क्योंकि राज्यपाल जो है पूर्ण बहुमत पाए हुए दल या गठबंधन से सवाल नहीं कर सकता। लेकिन हंग असेंबली होने पर सारी शक्ति जो है वो राज्यपाल के पास ही निहित होती है कि आखिर वह किसको कॉल करेगा सरकार बनाने के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि त्रिशंकु विधानसभा और राज्यपाल की शक्तियों के बीच में जो संबंध है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भारत माता की जय गाते रहिए।